equilibrium. What is an equilibrium? First of all, we have to take an example. The example is, I have drop a box on a table and I have exerted some force, that is a F, that is also a F, in the opposite direction on this box B. What will happen? Does this box move away or stand by on the table? If both forces are exerted are same and the direction are opposite, then the box will not move from its position, or we can say that it will not move from its position, or it does not displace. We can say that this box is in equilibrium. This box is in equilibrium. If two forces applied on an object with the same quantity with opposite direction, the object will not displace. This is called that the object is in equilibrium. Equilibrium is taken from equal. Two forces applied equally on any object and there is a no movement shown by the object. It may be physical or it may be chemical. That is the equilibrium. We can say that the object is in equilibrium. There are two types of equilibrium. One is physical, and second is chemical equilibrium. Second is chemical equilibrium. Now we are to discuss about chemical and physical equilibrium. Equilibrium is actually a state. Equilibrium एक state है when forces from both the side becomes equal. Equilibrium एक पोजीशन है जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्सेस इक्वल हो जाती है. एंड अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री मीन्स इक्विलिब्रियम आपको दो टाइप के बताए थे, फिजिकल एंड केमिकल. तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है. इट इज अ पॉइंट इन केमिकल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है, जो वेग है, वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट या वेग के इक्वल हो जाती है, तो हम कहते हैं वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है. इसको मैं फिर आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं. आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी. मान लो मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट रिएक्टेंट ए है, वह रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करके
प्रोडक्ट सी बनाता है। ये रिएक्टेंट 1 है, ये रिएक्टेंट 2 है और ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर ए और बी रिएक्ट करके सी बनाते हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। अब मैं इसी को अगर रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूं, सी टूट करके ए और बी बनाता है, तो इस रिएक्शन में देखोगे ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से अगर वापिस रिएक्टेंट बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट टू क्या? रिएक्टेंट। ये क्या है? ए से बी ए और बी मिलकर के सी बनाते हैं। सी बनने के बाद में अगर सी वापिस ए और बी में कन्वर्ट नहीं होता है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन। इसी प्रकार मान लो कोई प्रोडक्ट है, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन रिएक्टेंट वापिस प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तो ये रिएक्शन भी क्या होगी? इररिवर्सिबल होगी। इररिवर्सिबल होगी। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो कि ए और बी है मेरे पास में, ए और बी है मेरे पास में, ये मेरे पास रिएक्टेंट सी बनाते हैं। ये रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट सी बनाते हैं। कुछ समय बाद एक निश्चित एक्सटेंट के बाद में सी टूट करके वापिस ए और बी बनाता है, अर्थात रिएक्शन फॉरवर्ड, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही थी, लेकिन कुछ समय बाद ये बैकवर्ड भी होने लग जाती है। ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं वो हमेशा क्या होंगी? इक्विलिब्रियम में होगी। किसमें होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। जैसे आप यहां देख सकते हो, शुरू में 1 मोल ए का था, 1 मोल ए का था, और बी मोल बी के भी कितने मोल थे? 1 मोल थे। जब टाइम क्या था? टाइम था 0 स्टार्टिंग में। जब टाइम क्या था? 0 था, स्टार्टिंग कह सकते हो। लेकिन सी का कितने मोल थे? 0 मोल थे। समय टी के बाद, जब टी हमने ले लिया, टाइम टी, कुछ समय बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ भी हो सकता है, उस मिनट के बाद हम देखते हैं कि ए की कंसंट्रेशन 0.5 मोल हो गई, बी की कंसंट्रेशन 0.6 मोल हो गई मान लो, और 0.5 ले लो, 0.5 मोल हो गई, और सी के भी कितने मोल बन गए? 0.5। तो आप देख रहे हो फॉरवर्ड रिएक्शन में धीरे धीरे रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। एट इक्विलिब्रियम कुछ
कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो यहां पर मान लो ए के 0.3 मोल रह जाते हैं, बी के भी 0.3 मोल रह जाते हैं और सी के 0.7 मोल बन जाते हैं। अब इक्विलिब्रियम पे आने के बाद ऐसी पोजीशन आती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तो क्या रिएक्शन रुक गई? नहीं। जहां पर भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, जहां भी इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होगा? डायनेमिक होगा। क्या होगा? डायनेमिक होगा, अर्थात ये चलता रहेगा। जितने ए और बी मिलकर के जितने सी बनाएंगे, इक्विलिब्रियम आने के बाद की बात है ये। इक्विलिब्रियम आने के बाद जितने ए और बी मिलकर के सी बनाएंगे, उतने ही सी वापिस ए और बी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मान लो मैं यहां कहता हूं कि इक्विलिब्रियम आ गया है, यहां इक्विलिब्रियम आ गया है। इक्विलिब्रियम में ए के 0.3 मोल है, बी के 0.3 मोल है और सी के 0.7 मोल है। इनमें से मैंने माना कि इक्विलिब्रियम पर इनके 0.1 मोल, ए का 0.1 मोल और बी का 0.1 मोल मिल करके सी के 0.1 मोल बनाते हैं। तो 0.1 मोल सी के भी टूट करके वापिस 0.1 मोल ए और बी के बनाएंगे। अर्थात रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर मतलब आपने भुजिया वगैरह खाया होगा, मिक्सचर खाया होगा, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम मिक्सचर या इक्विलिब्रियम मिक्सचर केवल की बात करते हैं, द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट, तो वहां क्या होंगे? या तो रिएक्टेंट होंगे और क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ एग्जांपल बताया था, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, यहाँ देखोगे इक्विलिब्रियम आ जाता है तो रिएक्टेंट ए भी है, रिएक्टेंट बी भी है और प्रोडक्ट सी भी है। तो इक्विलिब्रियम पर इन तीनों का मिक्सचर मिलेगा, जिनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? फिक्स होगी। जिनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? फिक्स होगी। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम मिक्सचर। द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट टू कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर के अंदर, जिसके अंदर ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनकी कंसंट्रेशन या इनके मोल या इनके नंबर इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब है स्टेबल होते हैं। ना तो इनकी कंसंट्रेशन अब बढ़ेगी, ना इनकी कंसंट्रेशन घटेगी। उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, मैंने आपको अभी बताया था, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल जितनी प्रोसेस होती हैं जो हमें बाहर से दिखाई देती है, जिनके अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, मतलब उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका कलर चेंज हो सकता है, स्मेल चेंज हो सकती है या उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। अब इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस अगर हम देखेंगे तो इट इज अचीव्ड इन ऑल फिजिकल प्रोसेस, सभी फिजिकल प्रोसेस में ये अचीव होती है। व्हेन ऑल स्टेट वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, एक्स्ट्रा बिकम कांस्टेंट। जब सभी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन होती है, टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट हो जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर मेनली है, ये कलर भी हम कह सकते हैं, कांस्टेंट हो जाता है, तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल आर फेज
ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। जहां पर भी फेज चेंज होगी वहां पर ये प्रोसेस हमारे पास में होगा। अब प्रोसेस कौन सी हो सकती है? जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेल्ट होता है। या लिक्विड से जब गैस बनती है तो क्या होता है? सॉलिड से जब गैस बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस बनेगा या लिक्विड टू गैस बनेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन। ये मेल्ट होता है, सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है इसको मेल्ट बोलते हैं, मेल्ट होना। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड लिक्विड का एक एग्जांपल हमारे पास में है H2O सॉलिड एज अ आइस, हम इसको लेते हैं आइस। आइस जब लिक्विड में वाटर में चेंज होता है, आइस जब वाटर में चेंज होता है तो रेट ऑफ उस समय भी इक्विलिब्रियम होगा। आपको पता है वाटर का जो आइस बनना है वो कितने पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस भी होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी होता है। वाटर कन्वर्ट होता है आइस में और आइस कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है वाटर में। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, फिक्स टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, और रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, दोनों रेट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। देखो ये इक्विलिब्रियम का साइन है, इक्विलिब्रियम को साइन को हम डबल एरो से शो करते हैं, डबल हाफ एरो से शो करते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम को बताती है। जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस समय मैंने आपको बताया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है? देखो ध्यान से देखोगे, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। वाटर एज अ आइस है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इधर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये वाटर लिक्विड में चेंज हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस। यहां मैं अगर लिखता हूं मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। रिवर्सिबल में आपको मैंने पहले भी बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर यहां मैं लिखता हूं, यहां क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, तो मेल्टिंग हो गया। और नीचे वाला एरो किसको बताता है? प्रोडक्ट जब वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ प्रोडक्ट वाटर हो गया, वाटर से क्या बन रही है? आइस। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, फ्रीज होना। तो फ्रीजिंग हो रही है, एक तरफ मेल्ट हो रहा है, एक तरफ फ्रीजिंग हो रहा है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन में मेल्टिंग हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन में फ्रीजिंग हो रहा है, तो आपको बताया था इक्विलिब्रियम का मीन क्या है? इक्विलिब्रियम का मीन है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हुआ? रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हुआ? रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जब दोनों इक्वल होंगे, ये देखो बीच में इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन है, जब दोनों इक्वल होंगे तो वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मैंने पहले भी बताया डायनेमिक होता है, कभी भी स्टैटिक नहीं होता है। डायनेमिक का मतलब है ये चलता रहेगा, जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए उतने ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं एट इक्विलिब्रियम आने के बाद, जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है, प्रेशर फिक्स हो जाता है, टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, दोनों जो विपरीत प्रोसेस हो रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, वो साथ साथ चलती है। बोथ द प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, उनका रेट सेम हो जाता है। सो दैट द अमाउंट ऑफ आइस, इक्विलिब्रियम आने के बाद अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जितनी आइस का वेट होगा वो फिक्स हो जाएगा और जितना वाटर का वेट होगा वो भी फिक्स हो जाएगा। बराबर नहीं होगा, आइस और वाटर का वेट बराबर नहीं होगा। आइस जितनी बन चुकी है इक्विलिब्रियम पे उतनी ही आइस रहेगी इक्विलिब्रियम आने के बाद,
और इक्विलिब्रियम पर जितना वाटर बन चुका उतना ही वाटर रहेगा, मतलब इनकी कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है, इनकी अमाउंट फिक्स हो जाती है। अब दूसरा है हमारे पास में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। व्हेन लिक्विड वाटर इज अलाउड टू इवेपोरेट इन अ क्लोज्ड वेसल। इक्विलिब्रियम हमेशा किस में आएगा? क्लोज्ड वेसल में आएगा। इक्विलिब्रियम हमेशा किस में होगा? क्लोज्ड वेसल में होगा। When liquid water is allowed to evaporate in a closed vessel, if this process of evaporation continues for some time, evaporate हो रहेगा, पानी को अगर आप गर्म करोगे तो वो भाप बनना शुरू हो जाएगा, जिसको evaporation बोलते हैं। और कुछ समय बाद, क्योंकि आपने ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है तो भाप तो बाहर जाएगी नहीं, और कुछ समय बाद आपको यह लगेगा कि भाप बनना बंद हो गई, evaporation बंद हो गया है। इसे हम कैसे देखें? इट कैन बी सीन फ्रॉम द फैक्ट दैट वाटर लेवल फॉल्स फॉर सम टाइम। तो वाटर का लेवल पहले शुरू में धीरे धीरे गिरता है क्योंकि उसकी वेपर बन रही है, एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। उसके बाद में कुछ समय बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। कारण, क्योंकि आपने देखा होगा कभी चाय बनाई हो आपने, तो कभी ढक्कन लगा करके किसी बर्तन में पानी गर्म किया हो, या कोई चाय या दूध आपने गर्म रखा हो, तो आपने देखा होगा बर्तन के ढक्कन के नीचे पानी की कुछ बूंदें इकट्ठी हो जाती। वो पानी की बूंदें क्यों इकट्ठी हो रही है? क्योंकि जितना उसमें से पानी इवेपोरेट हुआ उतना ही पानी वापस क्या हो जाता है? लिक्विफाई हो जाता है। कंडेंसेशन जिसको हम बोलते हैं, उसका कंडेंसेशन हो जाता है। तो समटाइम्स कंडेंसेशन आल्सो स्टार्ट्स एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस a stage is reached when rate of evaporation, जब rate of evaporation है वो condensation के equal हो जाएगा। rate of evaporation becomes equal to rate of condensation। जब condensation का equal इसका rate हो जाएगा evaporation का, तो वहां पर हमारे पास में एक स्टेज आती है जिसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। हम यहाँ देखो, यहाँ H2O किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। और जब हमने इसको हीट अप किया, जब हमने इसको क्या किया? हीट अप किया, तो हीट अप करने पर क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेशन होगा। अगर इवेपोरेशन होगा तो वाटर की क्या बनेगी? वेपर बनेगी, वाटर की गैस बनेगी या वेपर बनेगी। और ये रिएक्शन क्या होगी? ये रिएक्शन होगी फॉरवर्ड रिएक्शन। जब वाटर लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में। और अगर इसी को मैं उल्टा लिखूं, गैस यदि लिक्विड में चेंज होगा, मतलब वेपर वापस किस में चेंज होगी? लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं संघनन की क्रिया। तो वेपर्स होगी, वो कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस होकर के किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। और ये रिएक्शन क्या होगी हमारे पास में? इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। जब इक्विलिब्रियम आता है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। रेट ऑफ इवेपोरेशन ये फॉरवर्ड रिएक्शन को बता रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन फॉरवर्ड को बता रहा है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन किसको बता रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन को बता रहा है। तो आपको पहले भी बताया, बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट जब इक्वल हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम आता है। तो यहां पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम जब आएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे, और पानी की शुरू में जो वाटर लेवल था जो घट रहा था वो आकर के क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थर्ड आप देखोगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम का आपने पढ़ा होगा, अमोनियम क्लोराइड आपने पढ़ा होगा, नौसादर जिसको आप बोलते हो। इसको जब आप हीटअप करते हो, सोडियम क्लोराइड नौसादर, सॉरी सोडियम नहीं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जिसको आप नौसादर बोलते हो, उस अमोनियम क्लोराइड की जब हम हीट करते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड किसमें चेंज हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर, इसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन।
हो जाता है वेपर फेज में। फॉर एग्जांपल व्हेन सॉलिड आयोडीन, अब यहाँ पर एग्जांपल दिया आयोडीन का, मैंने अब वो एग्जांपल बताया अमोनियम क्लोराइड का। आयोडीन का भी एग्जांपल ले सकते हो। आयोडीन सॉलिड अगर आपने ले लिया और आपने एक क्लोज वेसल में बंद किया उसको, और जब उसको आप वेपोराइज करोगे, थोड़ा सा हीट अप करोगे, तो उससे वेपर बननी शुरू हो जाएगी। और आपको पता है आयोडीन का कलर कैसा होता है, वायलेट होता है। तो उस वायलेट वेपर्स बनेगी। और अगर आप ट्रांसपेरेंट कोई वेसल लेते हो, उस ट्रांसपेरेंट वेसल में धीरे धीरे वायलेट जो कलर होगा, वायलेट जो गैस होगी, वो अपीयर होना शुरू होगी। धीरे धीरे वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, जिससे कलर इंटेंस हो जाएगा, कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और कुछ समय बाद आप देखोगे कलर जो धीरे धीरे बढ़ रहा था, कलर डार्क हो रहा था, वो कलर आकर के स्टेबल हो जाएगा। अब ना तो ज्यादा डार्क होगा, ना वो लाइट होगा। इसका मतलब वहां पर इक्विलिब्रियम आ गया है। इक्विलिब्रियम किसके बीच में आएगा? द इक्विलिब्रियम यहां पर देखो दे रखा है, आयोडीन सॉलिड, ये इक्विलिब्रियम का साइन था, वो सॉलिड 2 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 था, वो सॉलिड रूप में था, सॉलिड से कन्वर्ट हो गया वेपर में। रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड I2 to form vapor, rate of condensation of I2 vapor to give solid I2। अब यहाँ पे कह सकते हैं रेट ऑफ सब्लिमेशन है, वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। और आयोडीन की वेपर का जो कलर था धीरे धीरे इंटेंस हो रहा था, गहरा हो रहा था, वो धीरे धीरे गहरा होना रुक जाएगा और एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। अब ना तो कलर बढ़ेगा, ना कलर का डार्कनेस ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। जब ये कलर फिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब है वहां पर सॉलिड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया है। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ सब्लिमेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रकार फिर एग्जांपल लेते हैं, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स ऑफ गैसेज इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, जब सॉलिड को हम किसी लिक्विड में घोलते हैं तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन बनेगा तो आपने देखा होगा, मान लो मैं एक गिलास पानी लेता हूं, उसमें मैं चीनी घोलता हूं। चीनी घोलूंगा तो एक चम्मच मैंने उसमें चीनी घोल दी, तो वो धीरे धीरे घुलती चली जाएगी, आराम से घुल जाएगी। मैं अब दूसरी चम्मच चीनी डालूंगा तो कुछ चीनी उसमें से घुल जाएगी, कुछ चीनी उसमें से बच जाएगी। शुगर के कुछ क्रिस्टल्स उसमें पानी में बच जाएंगे। जितनी चीनी उसमें घुलनी थी वो सारी घुल गई है। एट अ फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, रूम टेम्परेचर मैंने लिया है, ना बढ़ रहा है ना टेम्परेचर घट रहा है। तो आपने देखा उसमें मैं कहता हूं कि 1.5 चम्मच चीनी, 1.5 स्पून ऑफ शुगर डिसोल्यूट हो गई है वाटर के अंदर, घुल गई है और वाटर का सॉल्यूशन बन गया। लेकिन हाफ जो स्पून शुगर है वो अभी भी पानी के अंदर मेल्ट नहीं हुई है, पानी के अंदर घुली नहीं है, पानी के अंदर घुली नहीं है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई फिक्स टेम्परेचर आपको बता दिया, वहां पर आने के बाद में हम और सॉल्यूशन किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी सोल्यूट को और नहीं घोल सकते। एक ऐसी कंडीशन दिए हुए टेम्परेचर पर, कोई ऐसे कंडीशन जहां पर सॉल्यूशन के अंदर और सोल्यूट को घोलना बंद हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनना में नीचे बची हुई चीनी हमें दिखाई दे रही है, तो क्या वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टैटिक हो जाएगा? इक्विलिब्रियम क्या अटेन हो गया?
इक्विलिब्रियम आ जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें 1.5 जो चीनी, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, गिलास चीनी में मैंने 1.5 चम्मच चीनी घोल दी, लेकिन आधी चम्मच चीनी पड़ी हुई है, तो क्या वो स्टैटिक है? आपको अगर गिलास में आप देखोगे तो वो चीनी के कण पड़े हुए हैं, वो घुल नहीं रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा, तो क्या वो स्टैटिक है? इक्विलिब्रियम स्टैटिक है? नहीं, वो इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। इक्विलिब्रियम शब्द अपने आप में डायनेमिक होता है, ये याद रखना। इसका मतलब जितना शुगर का जो सॉल्यूशन होगा, उस शुगर सॉल्यूशन में शुगर सॉलिड में चेंज होगी। शुगर का जो सॉल्यूशन बन गया जिसमें चीनी घुली हुई है, उसमें से कुछ चीनी एज अ सॉलिड के रूप में नीचे आएगी, नीचे तले की ओर आएगी, वो सॉलिड के रूप में कन्वर्ट होगी, और उतना ही सॉलिड पार्टिकल उस शुगर का वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसको ध्यान से पढ़ो। इस पोजीशन पर आकर के रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर।